हेलो दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज आर्थिक परिदृश्य के आगे के करंट अफेयर्स को देखेंगे। इससे पहले हमने नेशनल और इंटरनेशनल को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लेंगे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि उन्हें एमसीक्यूज़ के फॉर्म में ये चाहिए। तो गाइज़, अभी हमारे पास प्रीलिम्स, अगर हम बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स होने में हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो हम यहाँ पे मेंस को भी देखते हुए चलेंगे, यानी मेंस को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे। तो इसलिए हमारे लिए यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसको डिस्क्रिप्टिव टाइप में पढ़ें। सब्जेक्टिव टाइप पढ़ना सही रहेगा हमारे लिए, ताकि हमारा मेंस भी हो जाए और पीटी के लिए भी तैयार होता रहे। तो चलिए हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। अच्छा, अगर आपको पसंद आ रहे हैं वीडियोस तो प्लीज़ करके लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम कोई भी वीडियो लाते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला यहाँ पे टॉपिक है प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट बाइंड। दोस्तों, एक परियोजना स्टार्ट की गई है। इसके माध्यम से हमारा जो भी आकाशवाणी है या फिर उसके बाद दूरदर्शन है, इन सभी के लिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया है। और इसके माध्यम से 2025-26 तक प्रसार भारती, इस मतलब कि आकाशवाणी और दूरदर्शन, इन दोनों के बुनियादी ढांचे में विकास किया जाएगा। अब यहाँ पे इसका ठोस जो उद्देश्य है ना, वो है उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र, सीमावर्ती सामरिक क्षेत्र तथा दूर दराज के क्षेत्रों तक आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच को मजबूत करने के लिए, इसके विस्तार करने के लिए बाइंड योजना की शुरुआत की गई है। अब आपसे एग्ज़ाम में यहाँ पे पूछा जाएगा कि बाइंड योजना किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब इसके माध्यम से जो भी इन क्षेत्रों में श्रोता और दर्शक हैं, उनको उच्च गुणवत्ता युक्त कंटेंट प्रदान किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे इस योजना को जब स्टार्ट किया गया तो कुछ डेटा भी बताए गए। उसमें क्या बताया गया, दूरदर्शन 28 क्षेत्रीय चैनलों के साथ 36 टीवी चैनलों का संचालन करता है। और साथ ही अगर हम ये डेटा ऑल इंडिया रेडियो के प्रोस्पेक्ट में देखें तो ये 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों का संचालन करता है। ठीक है, ये नॉलेज के तौर पे हमें जानना ज़रूरी है। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है MV गंगा विलास। तो ये काफ़ी चर्चे में रहा था, ये रिवर क्रूज, हम देख सकते हैं इसको। दोस्तों, इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2023 को की गई और ये वर्चुअली तरीके से PM श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी उद्घाटन को किया गया। ठीक है, अच्छा बात करें अगर कि ये कहाँ से कहाँ तक ये जाने वाला है, तो दोस्तों ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम के बोगावेल तक अपनी यात्रा को तय करेगा और ये विश्व की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज सेवा है। ठीक है, ये लग्जरी का मतलब जैसे एरोप्लेन्स में जितने भी सुविधाएं मौजूद होती हैं, उसी तरह यहाँ पे MV गंगा विलास में भी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसने यात्रा के तहत 3200 किलोमीटर का जो दूरी था वो तय किया और ये पूरे 51 दिन लगे इसको ये दूरी तय करने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ से ये होके गुजरा। तो दोस्तों ये भारत और बांग्लादेश की 27 नदी प्रणालियों यानी रिवर सिस्टम से होके गुजरा है और इन सभी के बीच में इसने 50 से अधिक पर्यटन स्थलों को विजिट किया है। इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका संचालन कोलकाता की निजी कंपनी अंतारा लग्जरी रिवर क्रूजेस के द्वारा किया जा रहा है। आप इसको ज़रूर याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करें तो ये 62 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है, 32 पर्यटकों की इसमें क्षमता है। इसका किराया कितना है?
इसका किराया दोस्तों 25 लाख है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें पहली बार 32 पर्यटकों को ये लेके अपनी पहली यात्रा इसने की, और वे जो भी पर्यटक थे वे स्विट्ज़रलैंड के थे। अब हम बात करेंगे तो दोस्तों ये बिहार के पटना से होते हुए भी गुजरा था, वाराणसी हो गया, बक्सर। उसके अलावा ये 16 जनवरी को पटना पहुंचा, ठीक है, 16 जनवरी को पटना पहुंचा। फिर उसके बाद 17 जनवरी के से इसने जो भी पटना में घूमने वाले जगह हैं वहाँ पे इसके यात्रियों ने यात्रा की, जैसे कि गोलघर हो गया, जू हो गया, म्यूज़ियम हो गया, श्री हरमिंदर जी तख्त पटना साहिब हो गया। तो इन सभी जगहों पे पटना में विज़िट किया इसने। चलिए आगे देखते हैं हम। एमवी गंगा विलास दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज़। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई और 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। 51 दिन में 27 नदी प्रणालियों से गुजरेगा। 18 स्वीट्स, 3 डेक और 50 पर्यटन स्थल, साथ ही इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। और ये मैप के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है। अच्छा दोस्तों, मैं अपने जो भी शॉर्ट्स बनाती हूँ ना, वो प्रतियोगिता दर्पण में जो भी ऐसे ग्राफ या फिर चार्ट वगैरह के रूप में दिया होता है ना, उसको लेके बनाती हूँ। तो वो सभी शॉर्ट्स आप देखा करिए, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ऐसी चीज़ों को याद रखने में ना आसानी होगी। देखिए यहाँ पे इस रूट को हम देख सकते हैं। सबसे पहले ये वाराणसी से स्टार्ट हुई और ये गंगा के थ्रू आ रही थी। तो यह बिहार में गंगा चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है, जो कि बक्सर ज़िले में है। तो यहाँ से प्रवेश करते हुए ये पटना होते हुए साहिबगंज, फिर वेस्ट बंगाल में इसने एंटर किया। उसके बाद यहाँ से कोलकाता होते हुए बांग्लादेश, गुवाहाटी असम और डिब्रूगढ़, यहाँ पे ये अपने मेन डेस्टिनेशन पे पहुँचा। चलिए अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक को। दोस्तों ये जो एमवी गंगा विलास है ना, ये 2020 में ही शुरू होने वाला था, ठीक है, ये 2020 में ही शुरू होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से ये स्टार्ट नहीं हो पाया था, तो इसलिए इसे अभी शुरू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट है जनवरी 2023 तक 8 रूटों में 8 रूट मार्गों तक वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी है और ये केवल 52 सेकंड में 0 से 10 किलोमीटर पर आवर की गति से 160 किलोमीटर पर आवर तक चलने में सक्षम है। पहला वंदे भारत ट्रेन कब स्टार्ट किया गया था? पहला वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 में शुरू किया गया था और ये न्यू दिल्ली से वाराणसी तक का था। फिर दूसरा अगर वंदे भारत ट्रेन के बारे में बात करें तो ये न्यू दिल्ली और कटरा के बीच में स्टार्ट किया गया था और अभी इस 8वां वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट किया गया है, जो कि विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद के बीच में शुरू किया गया है। गवर्नमेंट का यहाँ पे इनिशिएटिव है कि अमृतकाल में 75 रूट मार्गों पर यह ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो अभी ये 8वां शुरू किया गया है, धीरे धीरे 75 इसको किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे रिलेटेड एक चार्ट था जिसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है, आप देखेंगे इसको। सबसे पहला यहाँ पे वाराणसी न्यू दिल्ली वाराणसी के बीच में 15 फरवरी 2019 को, इसको याद रखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए उसी तरह ये जो 8 यहाँ पे बताए गए हैं, जो भी शामिल किए गए हैं, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। ये विशाखापट्टनम सिकंदराबाद अभी शुरू किया गया है 15 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट है देश का सबसे लंबा समुद्री पुल। दोस्तों देश का सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, जो कि मध्य मुंबई में सेवरी से नवी मुंबई में सिरले तक का यह ब्रिज है और इसे जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की वित्तीय सहायता से बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। मनोहर इंटरनेशनल हवाई अड्डा। मनोहर इंटरनेशनल हवाई अड्डा ये गोवा में स्थित है। उत्तरी गोवा के मोपा क्षेत्र में यह स्थित है। गोवा के
पूर्व सीएम के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और एक बात यहाँ पे और याद रख सकते हैं हम लोग कि डबोलियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गोवा में पहले से मौजूद एक हवाई अड्डा था और ये दूसरा है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है सरकार नोटबंदी के लिए नवंबर 2016 का फैसला वैध। तो दोस्तों यहाँ पे जो सरकार के द्वारा नवंबर 2016 में फ़ैसला लिया गया था नोटबंदी का, उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वैध ठहराया गया है। 5 न्यायाधीशों की पीठ को इसको सौंपा गया था और उसमें न्यायमूर्ति एस नाजीर, न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति SA बोपन्ना, V रामासुब्रमण्यम और VV नागरत्ना शामिल थे, जिसमें अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति AS नाजीर। तो इन्हीं की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 4-1 के बहुमत से इसे वैध ठहराया है। तो ये जो भी ये 4 लोग हैं ना यहाँ से, तो इन्होंने इसे वैध ठहराया, जबकि न्यायमूर्ति नागरत्ना ने इन्होंने इसके विपक्ष में अपना मत दिया है। चलिए अब हम बात कर लेंगे कि इसके पक्ष और विपक्ष में क्या कहा गया। देखिए पक्ष में कहा गया कि जो भी नोटबंदी का फैसला लिया गया वो जल्दीबाजी में नहीं लिया गया है, बल्कि 6 महीने से RBI और जो भी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बीच में यहाँ पे बातचीत चल रही थी और उसके बाद ही नोटबंदी की गई है। और इस तरह से यह किसी भी तरह से यह असंवैधानिक नहीं है और ना ही कोई कानून का उल्लंघन करता है, तो ये संवैधानिक है। अब विपक्ष में जो नागरत्ना है उन्होंने अपना क्या पक्ष रखा। इनके द्वारा ये कहा गया कि RBI अधिनियम आर्टिकल 26(2) के तहत केंद्र के पास शक्ति है नोटबंदी के रिलेटेड, फिर भी ये फैसला RBI के कानून के माध्यम से किया जाना चाहिए था, न कि अधिसूचना से किया जाना चाहिए था। अर्थव्यवस्था एवं नागरिकों पर गहरा प्रभाव पड़ा इसका। वाकई में आप लोगों ने अगर वो टाइम आप लोगों को याद होगा तो काफ़ी अफरा तफरी वाली सिचुएशन आ गई थी और अर्थव्यवस्था पर तो ऑब्वियसली इसका प्रभाव पड़ा ही था। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों कि क्या नोटबंदी करना, मतलब कि अब तो यहाँ पे फैसला सुनाया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, फिर भी आपको इसके ऊपर आपके विचार क्या हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इस तरह के चीज़ों के ऊपर सोचना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपका जो थिंकिंग पावर है या फिर राइटिंग स्किल है, ये सब में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि जो नोटबंदी की गई तो उसका क्या प्रभाव हुआ, और स्पेशली आपने अगर कुछ फेस किया हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए नागरत्ना जी जो हैं उनके द्वारा ये भी कहा गया कि नोटबंदी की पूरी प्रक्रिया मात्र 24 घंटे में ही पूरी की गई थी। निर्णय कानून के जरिए लिया जाना चाहिए था, न कि अधिसूचना के जरिए लिया जाना चाहिए था। तो इन पक्षों के माध्यम से उन्होंने इसके विपक्ष में वोट दिया था। चलिए नेक्स्ट है, अब तो हमें डेटाज़ की बौछार होने वाली है क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जनवरी मंथ में सभी जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल जो भी संस्थाएं हैं उनके द्वारा अपनी अपनी रिपोर्ट्स को यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। तो उतना याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस तो आई थिंक ये पूछे नहीं जाते हैं अगर आपने करंट अफेयर्स देखे होंगे तो। लेकिन फिर भी जिस तरह से बदलता हुआ पैटर्न है और जितना डीपली चीज़ों को पूछा जा रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पे पूछा जाए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए एक चीज़ तो याद रखना बहुत ज़रूरी है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? IMF के द्वारा इसे प्रस्तुत, सॉरी IMF नहीं होगा यहाँ पे, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट तो वर्ल्ड बैंक ने जो भी अपनी GDP वृद्धि से रिलेटेड अनुमान को लगाया है उसको यहाँ पे बताया गया है। ये यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ये वर्ल्ड बैंक का है, आप ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि इस सीरीज़ में हमें IMF और UN के रिपोर्ट को भी पढ़ना है। तो ये वर्ल्ड बैंक का है। चलिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, 13 जनवरी 2023 को वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, जिसमें ये बताया
कि वैश्विक जीडीपी में 2020 में 3.2, 2021 में 5.9, 2022 में 2.9 और 2023 में 1.7 रहने का ये अनुमान लगाया है। ठीक है, 2023 का भी अनुमान किया गया है। अब यहाँ पे विकसित देशों के जीडीपी में वृद्धि 2.5% रहने का अनुमान लगाया है, जिसमें से अमेरिका का 1.9%, जापान का 1.2%, यूरो क्षेत्र का 3.3%, चाइना का 2.70%। चाइना हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जब सभी देशों का जो जीडीपी है वो फॉल डाउन हो रहा था तो चाइना का ग्रोथ कर रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं भारत की। तो 2022-23 में भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.9% रहने का बताया गया है, और फिर 2023-24 में इसे 6.6%। और ये सभी डेटा वर्ल्ड बैंक के हैं। मैं फिर से यहाँ पे आपको बोल रही हूँ, आप इसे ध्यान दोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये सारी बातों को ना इसने डिटेल में जो बताया है उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे पीडीएफ जब मैं प्रोवाइड करूँगी तो आप ज़रूर से पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए विश्व बैंक की जनवरी की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों कि कोई भी रिपोर्ट होता है उसका नाम दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि किस संस्था के द्वारा ये लाया जाता है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने 2021 में 5.9% वृद्धि रहने के पश्चात 2022 में 2.9% की ही वृद्धि का अनुमान किया है, जबकि 2023 में 1.7 का अनुमान किया है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, आप देख सकते हो शॉर्ट में। उसी का डिटेल फॉर्म यहाँ पे बताया गया है। चलिए विकसित देशों का, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का, जापान का, और फिर इसके बाद इंडिया के बारे में है जिसे कि हम अच्छे से देखेंगे। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान भारत में 2020-21 में 6.6% के सिकुड़न रहने के पश्चात 2021-22 में 8.7% यहाँ की जीडीपी ग्रोथ रही थी, और यह विश्व के सभी प्रमुख देशों में सबसे अधिक था। ठीक है, ये 8.7 जो था ना वो वर्ल्ड के सभी देशों में सबसे अधिक ग्रोथ रेट था। ठीक है, इसके बाद 2022-23 में यहाँ पे क्या अनुमान लगाया गया है, यहाँ पे बोला गया है 6.9%, फिर 2023-24 में 6.6% रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट यही उसी चीज़ों को यहाँ पे ग्राफ में बता दिया गया है, मेरा मतलब है चार्ट में बता दिया गया है, तो देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे इंडिया का देख लीजिए आप, और जो भी मेन कंट्रीज़ हैं उनको आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलो हमने देख लिया है ये सभी चीज़ों को ऊपर ही, तो ये सब चीज़ तो उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक नज़र बस ऐसे ही डाल लेंगे आप। नेक्स्ट है प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत के अगले वर्ष की जीडीपी वृद्धि सर्वोच्च, आईएमएफ की रिपोर्ट है। अब आईएमएफ के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया जाता है, जो कि 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया, और इसके माध्यम से इसने बताया कि वैश्विक वृद्धि 3.4% 2022 में, 2.9% 2023 में और 3.1% 2024 में रहने का अनुमान है। ठीक है, वहीं विकसित देशों के बारे में यहाँ पे बात किया जाए तो 2022 में 2.7%, 2023 में 1.2% और 2024 में 1.4%। भारत के बारे में यहाँ पे हम देख लेंगे तो 2022-23 में 6.8% रहने का अनुमान लगाया है, और साथ ही आरबीआई का भी यही अनुमान है कि भारत का जो ग्रोथ रेट रहेगा वो 6.8% रहेगा। इसको आप ध्यान देंगे क्योंकि मतलब आईएमएफ और आरबीआई दोनों ने सेम ही अनुमान लगाया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स
तो इसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। तो इसके माध्यम से इसने बताया है कि भारत की जीडीपी वृद्धि 6.4% रहेगी। संपूर्ण विश्व में होने वाली वृद्धि में देशों का योगदान, तो जितने विश्व में जो भी वृद्धि होगी उसमें भारत और चाइना का जो योगदान रहेगा वो 50% रहेगा, सबसे ज़्यादा होगा, और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का 10% रहेगा। ये आसानी से याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये प्रीलिम्स में नहीं हेल्प करता है ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये मेंस में ज़रूर हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट उसी का जो भी यहाँ पे बताया गया है डेटा को, वही चार्ट के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो अगर आपको याद करना है तो आप यहाँ से याद कर लेंगे। यहाँ पे भारत का है। चलिए नेक्स्ट, वैश्विक वृद्धि एवं व्यापार में 2023 में स्थिरता का संयुक्त रिपोर्ट में अनुमान। संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है उसमें 2023 में शिथिलता का अनुमान लगाया गया है। इसका चार्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है दोस्तों। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यूएन के द्वारा लाया गया है, ठीक है। चलिए, जिसमें कि हम भारत का देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, यहाँ पे वही बताया गया है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 25 जनवरी को यहाँ पे किया गया। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग अंकटैड के द्वारा भी यहाँ पे कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आप एक बार इसको पढ़ लेंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।